नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले जो है वो पढ़ने का प्रयास किसने किया, ये आपको बताना है। बताइएगा, जल्दी जल्दी आप आंसर कीजिएगा। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है को पढ़ने का सबसे पहले जो प्रयास है वो वेडेन महोदय ने किया था। किसने किया था? वेडेन महोदय ने किया था। वेडेन महोदय ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात आती है किस भारतीय ने किया, सबसे पहले भारतीय की बात आती है तो आपका हो जाएगा नटवरधा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सही हो जाएगा नटवरधा। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो वेडेन महोदय आएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किस भारतीय ने किया, तो नटवरझा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है प्रिय विद्यार्थियों। 5-6 मिनट का सेशन पूरा रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा पढ़ाने की पूरी हमारी जो है वो कोशिश है वो रहने वाली है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो वेडेन महोदय ने। और किस भारतीय ने किया, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों नटवरझा ने। किस भारतीय ने किया? नटवरझा ने किया। आगे देखते हैं, इससे संबंधित थोड़ा और क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, तो आप लिपि की बात करते हैं तो इसकी लिपि है कैसी, मैं थोड़ी स्पेस देख लेता हूं, उसके बाद ही आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे। अगर बात करते हैं लिपि कैसी है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं लिपि, इसकी जो लिपि है वो कैसी है। तो लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की वो कैसी है, तो वो सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है, सांप के आकार की सर्पिलाकार है वो। और क्या हो जाएगा? भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है। और की बात करें तो गोमूत्र लिपि है, गोमूत्र लिपि है। चलते हुई गाय जैसे मूत्र करती है, तो तीनों ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो कैसी है प्रिय विद्यार्थियों, वो सर्पिलाकार है, वो सर्पिलाकार है, भाव चित्रात्मक है और गोमूत्र लिपि है। आपको ये भी प्रिय विद्यार्थियों पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है प्रिय विद्यार्थियों, ये लिपि थी कैसे, तो ये इस प्रकार की लिपि है, इस प्रकार की। यानी कि क्वेश्चन है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्वेश्चन हमारा था हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो वेडेन महोदय ने किया। ये प्रथम व्यक्ति हुई, लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछ लिए जाए तो नटवरझा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लिपि जो थी वो सर्पिलाकार थी, भाव चित्रात्मक थी और गोमूत्र लिपि थी। ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इसके आकार को बताया गया है कि सांप के आकार की, देखो मैंने अभी आपको लिख के बताया है, सांप के आकार की है, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है और गोमूत्र लिपि। चलती हुई गाय जब मूत्र करती है तो इस प्रकार की एक रेखा बनती है, तो गोमूत्रात्मक लिपि भी इसको बोला जाता है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ये लिखी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। सर्वाधिक जो चित्र है वो कैसे हैं, सर्वाधिक जो चित्र हैं वो उल्टे वी के यू के आकार के हैं। उल्टे यू के आकार के सर्वाधिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं, उल्टे वी के आकार के। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है विद्यार्थियों। 2 क्वेश्चन यहाँ से ये हो गए और ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है बाल विवाह मुक्त जिला जो देश का प्रथम जिला बना है वो कौन सा है। बाल विवाह मुक्त जिला बना है, तो आपको ध्यान से रखना है ये जिले का जो नाम है वो जो प्रथम जिला बना है, सबसे पहले याद करना है देश का प्रथम जिला बना है। देश का प्रथम जिला बना है बाल, वो है बालोद। क्या नाम है? बालोद, बालोद नाम है। ये बालोद कहाँ पड़ता है? बालोद जो आपका पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? झारखंड की राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? कैपिटल हो जाएगी रायपुर। क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। सारी बातें आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाल विवाह मुक्त जिला बना है बालोद, छत्तीसगढ़ का जिला है, कैपिटल रायपुर है। इसमें क्या हुआ, पिछले 2 वर्षों में एक भी केस नहीं आया है बाल विवाह का। इसके अंदर कितने गांव हैं, इसके अंदर जो ये बालोद जो है टोटल 436 गांव हैं, टोटल 436 गांव हैं और 9 शहरी निकाय है, और 9 शहरी निकाय है। कुल मिलाकर के इनके अंदर सभी को सर्टिफिकेट दिया गया है कि कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ है। पिछले 2 वर्षों में पूरे जिले के अंदर कितने गांव हैं, दस्तावेजों को अच्छे से जांच पड़ताल किया गया, एक भी बाल विवाह नहीं हुआ पिछले 2 वर्षों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्रिय बच्चों, बाल विवाह नहीं करना चाहिए। सरकार ने जो निर्धारित आयु है लड़की की 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष, उससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम किया है और देश के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना है बालोद। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो जाएगी, 436 गाँव 9 शहरी निकाय। तो प्रथम जो बाल विवाह मुक्त जिला बना है वो बालोद बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच फली फूली। ध्यान से देखिएगा, ये नदी है मेसोपोटामिया, यहाँ पर मैं सभ्यताएं लिखूंगा मेसोपोटामिया। तो ये जो नदियां आएंगी वो आएगी दजला और फरात। इसको हम अब वर्तमान में यूफ्रेटस और टिग्रिस नाम से जानते हैं। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नाम से इसको हम जानते हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए मेसोपोटामिया की दजला और फरात नदियों के बीच। अगर बात करते हैं मिस्र की सभ्यता, बात करते हैं चीन की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विक्टोरिया झील से ये निकलती है, भूमध्य सागर के रेखा जो है उसके बीच में से निकलने वाली एकमात्र नदी है नील नदी। मिस्र नील नदी, चीन की सभ्यता है वो हवांगहो नदी, जिसको हम पीली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, येलो या फिर पीली नदी भी बोलते हैं इसको, येलो या पीली नदी। और सरस्वती सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो बात करते हैं सभ्यता, वो सरस्वती एवं सिंधु नदी। अब ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा सारी की सारी बातें। हमने बात की है मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच फली फूली। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदियों के बीच में फली फूली है। ठीक है, अगली फिर बात की है हमने मिस्र की सभ्यता। तो जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी भी है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी नदी है, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक लंबी नदी है नील नदी, सर्वाधिक लंबी नदी है, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है नील नदी। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेसोपोटामिया, दजला और फरात, जिसको वर्तमान में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के नाम से जानते हैं। मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे फली फूली सर्वाधिक लंबी नदी है। चीन की सभ्यता हवांगहो नदी, इसको येलो रिवर और पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती एवं सिंधु नदियों के बीच में फली फूली, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोबारा से देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच फली फूली। मेसोपोटामिया, दजला फरात, यूफ्रेटस, टिग्रिस। मिस्र नील नदी सर्वाधिक लंबी, चीन हांगही नदी, पीली नदी भी बोलते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती एवं सिंधु नदियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी। तो देखिएगा, आकृति की बात करते हैं इसकी, तो आकृति अगर आ जाए तो इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार।
ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं प्रिय बच्चों, आपको एक बात और बताता हूँ, 1947 तक इसके कुल ज्ञात नगर थे वो लगभग 40 थे भारत के अंदर, लेकिन वर्तमान में 2800 से 3000 तक इसके ज्ञात स्थल हैं। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार न होकर के विषम चतुर्भुज विषम, वर्तमान में इसकी आकृति जो है वो विषम चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, विषम चतुर्भुजाकार है। लेकिन ऑप्शन देख के करना है आपको। त्रिभुजाकार आकृति आ जाए तो आपको ऑप्शन त्रिभुजाकार ही करना है, अगर आ जाए ऑप्शन में त्रिभुजाकार नहीं तो आपको विषम चतुर्भुजाकार मिलेगा। ठीक है, अब ये पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई अगर देखते हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम इसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो थी 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। अगर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ये भी आपको डाटा याद करना है प्रिय बच्चों, ठीक है, ये भी आपको डाटा याद करना है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से जो पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है वो 1600 किलोमीटर लंबाई है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी 1400 किलोमीटर लंबाई है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। लेकिन अगर ऑप्शन में त्रिभुजाकार नहीं है तो विषम चतुर्भुजाकार आपका ऑप्शन आएगा और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में स्थल काफी ज्यादा मात्रा में मिले हैं। पूर्व पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। इसका कुल एरिया पूछ लिया जाए, कुल इसका अगर एरिया पूछ लिया जाए, एरिया यानी कि अब क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 12,99,600 किलोमीटर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया टोटल आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। अगर ऑप्शन में त्रिभुजाकार नहीं आएगा तो विषम चतुर्भुजाकार आएगा, ये आप कर देना, क्योंकि ये पहले थी। वर्तमान में इसके कई ज्ञात स्थल मिले हैं, लेकिन आपको जिद नहीं करनी, ऑप्शन देख के ही आपको ऑप्शन करना है। तो त्रिभुजाकार नहीं होगा तो विषम चतुर्भुजाकार मिलेगा। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी की जो 10th की बुक है आपकी, जो एचबीएससी बोर्ड ने बनाई है, उसमें इसका 2,15,000 किलोमीटर ही एरिया दिया गया है। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात है वो सबसे पुराना, अगर ठीक है, सबसे पुराना स्थल अगर पूछ लिया जाए कौन सा मिला है, सबसे पुराना स्थल, सबसे पुराना स्थल कौन सा मिला है? पुराना स्थल तो वो हरियाणा के अंदर भिरडाना मिला है। कौन सा मिला है? भिरडाना। भिरडाना फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद के। आज से लगभग 7,500 वर्ष पूर्व का ये स्थल यो मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पुराना स्थल भिरडाना 7,500 वर्ष पूर्व मिला है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। ये भी आपको प्रिय बच्चों पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है प्रिय बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कॉफी और कहिया, कॉफी और कहवा, कहवा के उत्पादन में भारत में प्रथम कौन है? उत्पादन में प्रथम, भारत में प्रथम कौन है? तो वो कर्नाटक है प्रिय विद्यार्थियों, कर्नाटक। कावेरी और कृष्णा नदियों को लेकर के, कावेरी और कृष्णा नदियों को लेकर के किन दो राज्यों में विवाद है, ये पूछ लिया जाए। कावेरी, कावेरी नदी के जल के लेकर के किस नदी? ठीक है, तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। तमिलनाडु की चेन्नई है, तमिलनाडु की चेन्नई है। ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बताया मैंने? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉफी, कहवा, कॉफी और कहवा अलग अलग चीजें हैं। उत्पादन में भारत में प्रथम कर्नाटक है। कावेरी नदी को लेकर के झगड़ा किन दो राज्यों में है? कर्नाटक और बेंगलुरु में है, कर्नाटक और बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक और
बेंगलुरु के अंदर ये झगड़ा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तमिलनाडु की चेन्नई है। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। अब आज के लिए क्वेश्चन आपके, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बताता हूँ, फिर घर से आपको कुछ काम दूंगा मैं कल के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व विभाग का जनक, पुरातत्व विभाग का जो जनक है वो किसे माना जाता है? ये माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। कब स्थापना की थी इन्होंने? 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप एक भारतीय पुरातत्व, अलग अलग चीजें हैं, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना जो है वो होती है 1904 में। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के टाइम ये हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अलग अलग बातें हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में होती है। उस टाइम इसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1904 में होती है, लॉर्ड कर्जन के समय में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, आपको क्या पता करके आना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये घर से लेके आ रहा हूं मैं, तो ये बताना आपको वर्तमान में 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। वर्तमान में ऐसा हरियाणा और भारत के, ठीक है, दोनों के क्या पता होना चाहिए? एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा और भारत दोनों पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है और हरियाणा के कौन है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर पता करना है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो आपको पता होगा राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, सारी की सारी बातें आपको पता होंगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी जो रहे, गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये आपको क्वेश्चन घर से करते रहना है। वर्तमान में हरियाणा और भारत दोनों के शिक्षा मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और गृह मंत्री जो देश के प्रथम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर को, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको बताना है, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उनकी जो जन्मदिन है उसको। तो आपको बताना वर्तमान में हरियाणा और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि की इन्होंने दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक बात बताऊंगा, आपका कैरियर आपके हाथ में है बेटा, आपको बनाना है, क्योंकि खुद को ही लड़ना पड़ता है अपने जिंदगी का युद्ध, कि आपको स्वयं को ही लड़ना है आपके जीवन का युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो चाहे गौतम बुद्ध, कि खुद को ही लड़ना पड़ता है अपनी जिंदगी का युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो चाहे गौतम बुद्ध। यानी कि महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया था बेटा, कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया, उन्होंने खुद ने ऐसा किया था। और राजा राम को वन के अंदर जाना पड़ गया था, आपको पता ही होता है। तो हम क्या चीज हैं बेटा, जब भगवान जिनको पूरा देश अनुसरण, पूरा विश्व अनुसरण जिसका करता है, तो उन्होंने ही अपने जीवन को बहुत बड़े आदर्श हैं। तो हम भी ऐसा ही करें, नितांत पढ़ते रहें। ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सभी सकते तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ और कुछ भी कर सकते हो बेटा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।